जय हिंद दोस्तों, रक्षक खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी होगी, भारत सरकार और एक संगठन आमने सामने मीटिंग करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेके, टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके, आपकी मांगों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसकी जानकारी एक लेटर है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी, मिलिट्री सर्विस पे 30,000 मिलेगी 8 CPC में। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातें मैं आपको इक्वल एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बताऊंगा। 8 CPC में आपको कहीं ना कहीं 30,000 मिलिट्री सर्विस पे मिल सकती है। कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा फैमिली पेंशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूल्स मैं आपको समझाऊंगा फैमिली पेंशन के। यानी अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आपकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है, तो बच्चों की एलिजिबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है फैमिली पेंशन देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बच्चों की एलिजिबिलिटी बताऊंगा कि कैसे फैमिली पेंशन आपको मिलती है, रूल्स क्या है इसके। तो दोस्तों बस यही तीन जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी या सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, 6 फरवरी 2025 को डीओपीटी ने, भारत सरकार ने लिखा लेटर नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी को। जी हाँ दोस्तों सबसे पहले शिव गोपाला मिश्रा जी ने अपील करी थी भारत सरकार से कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग दे। तो दोस्तों भारत सरकार ने मंजूरी दे दी कि 8वां वेतन आयोग भारत सरकार मंजूर करेगी। फिर दोस्तों शिव गोपाला मिश्रा जी ने कुछ टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे भारत सरकार को कि पेंशनर की ये मांगे हैं, सरकारी कर्मचारियों की ये मांगे हैं। उसमें 8 CPC का भी मुद्दा था। तो दोस्तों डीओपीटी ने, जो शिव गोपाला मिश्रा जी ने लेटर भेजा था, उसको पढ़ा। तो दोस्तों फिर डीओपीटी ने 6 फरवरी 2025 को एक लेटर निकाला। जी हाँ दोस्तों, यानी जो शिव गोपाला मिश्रा जी है, जो उनके टीम के मेंबर हैं, उनको आमंत्रित किया है मीटिंग के लिए। जी हाँ दोस्तों, ताकि जो आपकी मांगे हैं वो आमने सामने रखी जा सके, यानी भारत सरकार और इन संगठनों के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक लेटर निकला है जो डीओपीटी ने निकाला है 6 फरवरी 2025 को, और लिखा गया है श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को, जो नेशनल काउंसिल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक मीटिंग है 10 फरवरी 2025 को दिन में 12 बजे। जी हाँ दोस्तों, ये मीटिंग है टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेके। जी हाँ दोस्तों, जो शिव गोपाला मिश्रा जी ने आपकी मांगों को लेकर सुझाव दिए थे भारत सरकार को, उसको लेकर दोस्तों एक मीटिंग है जिसमें भारत सरकार और ये संगठन आमने सामने बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं 8 CPC पर भी मुद्दा उठेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले शिव गोपाला मिश्रा जी ने फिटमेंट फैक्टर बताया था 2.86 कि भारत सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर देना चाहिए 8वें वेतन आयोग में। तो दोस्तों ये वाला मुद्दा मीटिंग में जरूर उठेगा कि जब भी भारत सरकार 8वां वेतन आयोग दे तो उसमें 2.86 फिटमेंट फैक्टर दे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी और पेंशन ज्यादा बढ़ेगी, और उसका असर एमएसपी पर भी पड़ेगा, मिलिट्री सर्विस पे भी पड़ेगा। तो दोस्तों ये मीटिंग है 10 फरवरी को 12 बजे दिल्ली में होगी दोस्तों ये मीटिंग, जिसमें 8 CPC को लेकर कुछ बातें कही जाएंगी, फिटमेंट फैक्टर को लेकर कुछ बात कही जाएगी, पे लेवल मर्ज को लेकर कुछ बातें कही जाएंगी। जैसे कि दोस्तों अभी लेटर में इन्होंने लिखा था कि जो पे लेवल है उसको मर्ज कर दिया जाए, 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, यानी लेवलों को मर्ज किया जाए 8 CPC की पे मैट्रिक्स में। तो ये वाला मुद्दा भी उठेगा मीटिंग में। फिर दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की डिमांड यहाँ पे मीटिंग में उठेगी। तो दोस्तों बहुत से मुद्दे हैं आपके जो उठाए जाएंगे इस मीटिंग में। तो आमने सामने ये मीटिंग होगी, देखेंगे कि इसका आउटकम क्या निकल के आता है 10 फरवरी को। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात 2.86 फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, ये डिमांड उठेगी मीटिंग में कि जो फिटमेंट फैक्टर हो वो ज्यादा से ज्यादा आपको दिया जाए, 2.86 दिया जाए। और दोस्तों ये मांग पहले इन्होंने उठाई भी थी। तो दोस्तों जो अभी बहुत से पॉइंट भेजे थे जेसीएम ने, उस पर चर्चा होगी इस मीटिंग में। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये मीटिंग हो ये आपके फेवर में हो, बहुत अच्छी चीजें इसमें निकल के आए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, मिलिट्री सर्विस पे 30,000 मिलेगी 8 CPC में। जी हाँ दोस्तों, अगर 8 CPC में आपको 30,000 एमएसपी मिलती है तो इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी, कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता रहा हूं।
अगर इक्वल एमएसपी पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी 8 सीपीसी घोषित होने से पहले, 8वें वेतन आयोग का गठन होने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट आपको 15,500 एमएसपी दे देता है, तो दोस्तों 8 सीपीसी में जो नया फिटमेंट फैक्टर होगा उसके अनुसार आपकी मिलिट्री सर्विस पे 30,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी 8th सीपीसी में। जी हाँ दोस्तों, जैसे भारत सरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपको देती है 8 सीपीसी का, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट से 15,500 आपको मिल जाती है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा? 15,500 मल्टीप्लाई 1.92, तो दोस्तों ये अमाउंट आता है 29,760। तो यानी 30,000 आपकी मिलिट्री सर्विस पे होगी 8 सीपीसी में, अगर सुप्रीम कोर्ट आपकी 15,500 एमएसपी करता है। हालांकि अधिकारियों की भी बढ़ जाएगी एमएसपी, अधिकारियों की और बढ़ जाएगी एमएसपी अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 या फिर उससे ज्यादा का मिलता है। मैंने आपका बताया कि ओआरजे से उसकी कितनी होगी एमएसपी। अगर फैसला आपके हक में आता है, 15,500 आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाती है 8 सीपीसी से पहले, तो दोस्तों 8 सीपीसी में आपको मिलिट्री सर्विस से मिलेगी 30,000, 30,000 आपको मिलेगी, और उसका आधा 15,000 आपकी पेंशन में जुड़ेंगे। 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इस तरीके से ये कैलकुलेशन होगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस डला हुआ है इक्वल एमएसपी का, उसका फैसला बहुत जल्द हो जाए। 8 सीपीसी की घोषणा से पहले, 8 सीपीसी की घोषणा से पहले आपको 15,500 मिल जाए, ताकि उसका फायदा, अच्छा खासा फायदा 8 सीपीसी में आपको मिल जाए, 30,000 तक आपकी मिलिट्री सर्विस पे हो जाए। हालांकि ऑफिसर्स की भी बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वो बात अलग है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फैमिली पेंशन के रूल समझिए पूर्व सैनिक और फैमिली पेंशनर्स और बच्चे भी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप अपनी वाइफ को दिखाइए, स्पाउस को दिखाइए, बच्चों को भी दिखाइए कि आपके मरने के बाद कैसे फैमिली पेंशन इनिशिएट होगी बच्चों को। जी हाँ दोस्तों, यानी माता पिता के मरने के बाद बच्चों को कैसे फैमिली पेंशन मिलती है, उसके रूल क्या है। आपके जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देखें, समझें, ताकि आगे चलकर आपके मरने के बाद, आपकी पत्नी के मरने के बाद बच्चों को सफर ना करना पड़े, उनको परेशानी ना हो फैमिली पेंशन लेने में। कुछ रूल्स मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सबसे पहला रूल है, बच्चों को पारिवारिक पेंशन उनके जन्म के क्रम में दे होगी, और उनसे छोटा बच्चा पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उससे ठीक ऊपर का बड़ा बच्चा पारिवारिक पेंशन के अनुदान के लिए अपात्र ना हो जाए। इसका मतलब है, जैसे मान लेते हैं कि आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उसमें से 3 लड़के हैं, एक की उम्र है 21 साल, एक की उम्र है 18 साल, एक की उम्र है 16 साल। जी हाँ दोस्तों, बच्चे सारे एलिजिबल होंगे, सारे बच्चों को फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन एक बारी में नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जिसकी उम्र 21 साल है उसको मिलेगी 25 साल तक, मैं लड़के की बात कर रहा हूं। फिर दोस्तों जब उसकी उम्र 25 साल से ऊपर हो जाएगी तो उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, फिर इससे नीचे वाले को मिलेगी जिसकी उम्र 18 साल है, फिर उसको मिलेगी 25 साल तक। जब दूसरा बच्चा, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी, फिर तीसरे वाले को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जिसकी उम्र 16 साल है। तो यानी सबसे पहले जिसकी 21 साल एज है, फिर उसके बाद जिसकी 18 साल एज है, फिर जिसकी 16 साल एज है, सबको मिलेगी फैमिली पेंशन। यानी एक की बंद होगी, फिर दूसरे की स्टार्ट होगी, दूसरे की बंद होगी, फिर दोस्तों नीचे वाले की स्टार्ट होगी। इस तरीके से दोस्तों फैमिली पेंशन यहाँ पे मिलेगी। मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। लड़कों को जो फैमिली पेंशन मिलती है वो 25 साल तक मिलती है। अगर लड़के की शादी हो जाती है फिर उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 25 साल जैसे ही क्रॉस होगी लड़के की, उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर वो कहीं अर्निंग करने लगता है, कहीं वो जॉब करने लगता है जहां पर उसकी 9,000 से ज्यादा सैलरी हो, तब उसकी फैमिली पेंशन बंद हो जाएगी। यानी 25 साल से ज्यादा अगर हो जाती है तब बंद हो जाएगी, शादी कर लेता है तब बंद हो जाएगी, अगर जॉब करता है तब भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों फैमिली पेंशन मिलती है। लड़कियों को मिलती है दोस्तों जब तक उनकी शादी नहीं होती। अगर वो शादी कर लेती है तब बंद हो जाएगी, कहीं वो कमाने लगती है तब उनकी बंद हो जाएगी। लड़कियों के मामले में कोई एज का मैटर नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। अब दोस्तों अगला रूल मैं आपको समझाता हूं। जहां पारिवारिक पेंशन जुड़वा बच्चों को देय है, वहां इसका भुगतान ऐसे बच्चों को बराबर हिस्से में किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर जुड़वा बच्चे हैं, ट्विंस हैं, उनको दोस्तों पेंशन इक्वली डिवाइड करी जाती है, आधी आधी बांट दी जाती है। अगर ट्विंस हैं, अगर जुड़वा बच्चे हैं, ये भी एक रूल है। फिर दोस्तों अगला रूल है, अविवाहित पुत्र के मामले में पारिवारिक पेंशन जब तक दे होगी जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। ये मैंने आपको बता दिया, 25 साल तक लड़कों को मिलती है फैमिली पेंशन, उसके बाद नहीं मिलेगी। शादी कर लेता है तब नहीं मिलेगी, अगर कहीं अर्निंग करता है तब नहीं मिलेगी। फिर अगला पॉइंट है, यदि पत्नी और पति दोनों ही पारिवारिक पेंशन 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं तो जीवित बच्चे या फिर बच्चों को मृतक माता पिता के संबंध में दोनों पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
जी हाँ दोस्तों, दोस्तों ये रूल आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अगर आपने सरकारी जॉब करी, आपकी पत्नी ने सरकारी जॉब करी, यानी दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे और दोनों की डेथ हो जाती है, तो बच्चों को दोनों फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी अपने पापा की भी और मम्मी की भी। जी हाँ दोस्तों, दो फैमिली पेंशन अलाउड है बच्चों को, अगर उनके माता पिता दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। तो ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, पेंशन भोगी के पति पत्नी द्वारा गोद लिए गए बच्चे को मृतक पेंशन भोगी के परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि अगर आप किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है, उस केस में फैमिली पेंशन अलाउड है, उस केस में है। लेकिन दोस्तों अगर आपके बच्चे हैं, अगर उन्होंने किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया, उस केस में नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका बच्चा, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, अगर आपका बच्चा किसी बच्चे को गोद लेता है तो उसको नहीं मिलेगी, उसको नहीं मिलेगी। अगर आप किसी को गोद ले लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, यानी आप पेंशनर है, किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो उसको दोस्तों फैमिली पेंशन मिलेगी आपके मरने के बाद। इस तरीके से दोस्तों ये रूल काम करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।